गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने अटाकामा मरुस्थल पढ़ लिया था, है ना? पढ़ लिया था ना अटाकामा मरुस्थल। अपने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मरुस्थल कितने हैं टोटल? टोटल मरुस्थलों की संख्या कितनी है? 2। कितने मरुस्थल हैं? एक तो अटाकामा है, एक मरुस्थल और है पैटागोनिया। पैटागोनिया मरुस्थल। तो अगला मरुस्थल डालो तुम, पैटागोनिया मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? पैटागोनिया मरुस्थल। कौन से कटिबंध में है? देखो यह शीतोष्ण कटिबंध में है। कौन से कटिबंध में है? शीतोष्ण कटिबंध में है। शीतोष्ण कटिबंध में स्थित मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंध में स्थित मरुस्थल है। अगला पॉइंट, यह मरुस्थल पछुआ पवनों का वृष्टि छाया क्षेत्र है। यह मरुस्थल पछुआ पवनों का वृष्टि छाया क्षेत्र है। कौन सी पवनों का? पछुआ पवनों का। अगला पॉइंट, इस मरुस्थल का अधिकांश विस्तार पैटागोनिया पठार पर है। अधिकांश विस्तार पैटागोनिया पठार पर है। किस पठार पर है? पैटागोनिया पठार पर। अगला पॉइंट, यह मरुस्थल अर्जेंटीना देश में स्थित है। कौन से देश में स्थित है? अर्जेंटीना देश में स्थित है। उसके बाद आप टॉपिक डालो, दक्षिणी अमेरिका के वन एवं वनस्पति। दक्षिणी अमेरिका के वन एवं वनस्पति। और इधर देखो आप, ये अपना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। इस महाद्वीप के इस स्थान से विषुवत रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। साथ के साथ बनाते जाना किताब कॉफी में। कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है। साथ के साथ बनाओ। हाँ, ये साथ के साथ बनाना है तुमको। विषुवत रेखा गुजरती है। इस विषुवत रेखा के 5 डिग्री दक्षिण में मैंने आपके कटिबंध डाले थे। आपको मैंने वायुदाब पेटियां पढ़ाई थी और YouTube पर पढ़ाई थी, आपने पढ़ी हो तो अब यहाँ काम आएंगी वो। अगर वायुदाब पेटियां नहीं पढ़ी हैं,
2 घंटे का टॉपिक है, 2 घंटे, एक तो 1 घंटे 20 मिनट की है, एक 35-40 मिनट की है। अब यहाँ काम आएंगी आपको कि वायुदाब पेटी यहाँ कौन सी है, कौन सी वायुदाब पेटी में कौन सी पवनें चल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आप एक बार रिपीट कर लेना वहाँ से, क्योंकि एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट हैं वो चीज़ें। अब मैं यहाँ वायुदाब पेटी बताऊँगा कि यहाँ पर वो वायुदाब पेटी है, क्योंकि वो चीज़ अलग है और ये हम आदि पढ़ रहे थे, इसलिए वो मैंने वहाँ पढ़ा दी थी वायुदाब पेटियाँ। और इधर 5 डिग्री नॉर्थ, ये तो 0 डिग्री हो गया, ये 5 डिग्री साउथ हो गया और ये 5 डिग्री नॉर्थ हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? देखो यहाँ पर इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब है। कैसा वायुदाब है? निम्न वायुदाब है। और इस पेटी को कहते हैं हम विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, इस स्थान से आप लोगों ने कर्क रेखा गुजारी थी, सॉरी मकर रेखा। कौन सी रेखा गुजारी थी? ये आपके 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा है। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। लेकिन 23.5 डिग्री से आप नीचे आओगे तो 30 डिग्री की रेखा मिलेगी आपको। कितने डिग्री की? 30 की। और एक मिलेगी आपको 35 की। ये तो 30 डिग्री साउथ और ये 35 डिग्री साउथ। ये जो पेटी है वो हाई प्रेशर है, उच्च वायुदाब पेटी है। कौन सी पेटी है? उच्च वायुदाब पेटी है। और इस पेटी का नाम है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। आपको पेटियां पढ़नी हैं, वायुदाब पेटियां आज जाके पढ़ लेना, क्योंकि हर महाद्वीप में आएंगी ये। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये आपके हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। इधर भी आपके 30-35 होगी ऊपर। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें चलती हैं। ये सामान्य सा नियम है जिस हर कोई जानता है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं यहां से पवनें इधर चलेंगी, लेकिन आपको इसके संदर्भ में एक चीज याद रखनी है, जो मैं आपके वैश्विक पवनें पढ़ाऊंगा वहां बता दूंगा। उत्तरी गोलार्ध में पवनें हमेशा सीधे हाथ की तरफ मुड़ती हैं। ये चीज जहन में फिट कर लो। उत्तरी गोलार्ध में पवनें हमेशा सीधे हाथ की तरफ मुड़ती हैं, राइट हैंड साइड, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवन हमेशा बाएं हाथ की तरफ मुड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ। अब ये कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध है। तो बताओ दाएं तरफ मुड़ेंगी बाएं तरफ? बाएं तरफ मुड़ेंगी। अब मैं इसको अपने यूं कर लेता हूं, यूं तो है नहीं, यूं। ये तो हो गया मेरा दायां हिस्सा और ये हो गया बायां। तो यहां जो पवनें चलती हैं वो ऐसे चलती हैं, यूं चलती हैं, यूं। किसी कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें कि ये ऐसे क्यों चल रही हैं? कहाँ चलेंगी? ऐसे चलेंगी। और इधर से ये दक्षिणी गोलार्ध है, दिशा ये है दक्षिणी गोलार्ध। कहाँ, मैं क्या कहा, बाईं तरफ जाएंगी। कहाँ जाएंगी? बाईं तरफ। ये तो दायां हिस्सा हो गया और ये बायां। तो इधर जो पवनें जाएंगी वो ऐसे जाएंगी, यूं वापस। ये समझ में आया कि नहीं आया आपके कॉन्सेप्ट? हमेशा पवनों की डायरेक्शन देखनी है दाएं और बाएं तरफ, गोलार्ध को देखकर। अब देखिए
ये जो बीच का क्षेत्र है आपका विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, जब मैंने ये पढ़ाई थी आपको तो उसमें लिखा था कि यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है। इसका आपने पढ़ा क्या यूट्यूब पे? कौन सी वर्षा होती है? पढ़ा क्या? संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा होती है और रोजाना दोपहर 2 बजे बाद बारिश होती है। रोजाना, आरी बात समझो, रोजाना बारिश होती है दोपहर 2 बजे बाद। इसलिए यहां पर सदाबहार वन मिलते हैं। कौन से वन मिलते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपने नहीं पढ़ा तो घर जाके फिर पढ़ना है, आज ईमानदारी से पढ़ लेना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने हैं सारे तो सदाबहार वन मिलते हैं। अब ये सदाबहार वन कहाँ मिलेंगे? इस क्षेत्र में मिलेंगे, इस पेटी में मिलेंगे। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में ये सदाबहार वन मिलेंगे। अब ये लोग बना देते हैं। ये जो आपके सदाबहार वन हैं इनको क्या कहते हैं? सेलवाज कहते हैं। क्या कहते हैं? इन वनों को सेलवाज कहा गया है। क्या कह रहे हो? पहले मेरी बात सुनो। सेलवाज, मैं कह रहा हूं इस पूरी पेटी में जो वन मिलते हैं वो सेलवाज वन कहलाते हैं। लेकिन यहां नदी बहती है अमेजन, इसलिए अमेजन वन कहलाते हैं। हाँ, मैं क्या कर रहा हूं, यहां नदी बहती है। वैसे इन वनों को क्या कहेंगे? विषुवत रेखीय सदाबहार वन। इनका नाम क्या होगा? विषुवत रेखीय सदाबहार वन। ये पूरे विश्व स्तर पर इनका नाम होगा। जहां भी ये कटवन, ऐसा तो नहीं है प्लेट ये का नाम है आपकी पेटी यहीं बनेगी, ये तो पूरे विश्व में बनेगी। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाने जाएंगे वन। यहाँ पर ये आपके सेलवाज वन, इनका दूसरा नाम क्या है? अमेजन वन। क्यों? क्योंकि ये अमेजन नदी के क्षेत्र में पड़ते हैं। आ रही बात समझ में? दक्षिणी अमेरिका में विषुवत रेखा के आसपास जो वन मिलते हैं वो सब सेलवाज वन कहलाते हैं। और वन कैसे हैं? सदाबहार वन हैं। कैसे हैं? सदाबहार वन। किस वर्षा की वजह से? संवहनीय वर्षा की वजह से। आपके विश्व स्तर पर इन वनों को किस नाम से जानेंगे? विषुवत रेखीय सदाबहार वन। एक चीज और, ये जो सदाबहार वन है, अब मुझे बताओ जहां वन अधिक होंगे तो वन अपना भोजन भी बनाएंगे। भोजन बनाएंगे तो कौन सी गैस ऑब्जर्व करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो ये ऑब्जर्व करेंगे, तो इसलिए सेलवाज वनों को या अमेजन वनों को कार्बन कुंड कहा जाता है। ये चीज मैंने बताई है आपके जब पेटियां पढ़ाई हैं तो क्या कहते हैं इनको? कार्बन कुंड कहते हैं। कार्बन कुंड का मतलब है कि कार्बन को इकट्ठा कर रखा है। अब जहां पेड़ होंगे वहीं तो कार्बन इकट्ठे होंगे। तो कौन से वन कार्बन कुंड कहलाते हैं? सेलवाज वन। अगर सेलवाज ऑप्शन में नहीं है तो विषुवत रेखीय सदाबहार वन। ठीक है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते भी हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और मनुष्य को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। इसलिए इन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा गया है। किसके फेफड़े? पृथ्वी के फेफड़े कहा गया है। अब आपसे चाहे कोई 5 शब्द का क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का, सेलवाज वन, तो आप लिख सकते हो दक्षिणी अमेरिका के विषुवत रेखीय पेटी में मिलते हैं। इनका नाम अमेजन वन भी है। और इन वनों को कार्बन कुंड के नाम से जाना जाता है। याद रखना, स्थल पर सबसे बड़ा कार्बन कुंड तो ये है। किस पर? स्थल पर।
स्थल का, यहाँ लिख देता हूँ, स्थल का सबसे बड़ा कौन है? ये वन है। लेकिन विश्व का ये सबसे बड़ा कार्बन कुंड नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कुंड कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। तुम घर जाके पढ़ो, और वो वीडियो पढ़नी है आपको। अगर वो पढ़ते तो ये वन आपको तुरंत समझ में आते। स्थल का सबसे बड़ा कार्बन कुंड कौन सा है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर उठा के देख लेना। स्थल का सबसे बड़ा कार्बन कुंड है आपका सेलवाज वन, अमेजन वन या विषुवतरेखीय वन। और विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कुंड है प्रशांत महासागर। वो जब महासागर पढ़ेंगे तो बता दूंगा कि प्रशांत महासागर क्यों सबसे बड़ा कुंड है। ये वन कंप्लीट हो गए आपके यहाँ तक। अब एक चीज़ है कि इन वनों में, आपको यही बता दूं, इन वनों में, कौन से वनों में? ये जो सेलवाज वन है, इनमें एक पेड़ मिलता है जिसका नाम है बालसा। कौन सा पेड़ है? बालसा। विश्व का सबसे हल्का पेड़ है। भारी ने सबसे हल्का पेड़ माना जाता है, विश्व का सबसे हल्का पेड़ बालसा, जिससे नावें बनाई जाती हैं। क्लियर? तो एक चीज़ तो यह याद रखना है। दूसरा, इन क्षेत्रों को प्राकृतिक रबड़ का घर भी कहा गया है। किसका? प्राकृतिक रबड़ का घर। कौन से क्षेत्रों को? अमेजन वन के बेसिन को प्राकृतिक रबड़, जो आपके रबड़, जो आप प्राकृतिक रबड़ क्यों? कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से? प्राकृतिक रूप से रबड़ मिलती है इन वनों में। ठीक है। सिनकोना भी पेड़ है यहाँ पर, जिससे आपके कोनिन नामक दवाई बनाई जाती है। चिकिल नाम का एक पेड़ मिलता है जिससे च्युइंगम बनाई जाती है। खाते हो ना आप लोग? तो यहाँ पर एक पेड़ है चिकिल, उस चिकिल नाम के पेड़ से च्युइंगम बनाई जाती है। ये चीज़ आपके इन वनों के संदर्भ में याद रखनी है। आगे बढ़े, अगला वन देखो। एक वन आपके इस स्थान पर है, और इन वनों को नाम दिया जाता है, बताओ क्या है? लानोज। कौन से वन? लानोज वन। इन वनों के संदर्भ में केवल एक चीज याद रखनी है, दक्षिणी अमेरिका में उष्ण कटिबंधीय वनों को लानोज कहते हैं। स्थिति देख लो आप रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ है तो उष्ण कटिबंध ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है। उसके बाद आप चलो, ये कौन सी पेटी है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये आपके उष्ण कटिबंधीय वन है। तो यहाँ ये कटिबंध कौन सा है? नीचे शीतोष्ण कटिबंध। तो यहाँ जो वन मिलेंगे, ये वन कहलाते हैं पंपाज। कौन से वन हैं? पंपाज वन है। और इन पंपाज वनों की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। कौन से वन है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन। एक तो ये चीज होगी इनके संदर्भ में। दूसरा, ये जो पंपाज वन है, शीतोष्ण कटिबंध में घास के क्षेत्र हैं। कैसे हैं? घास के क्षेत्र, वन नहीं, घास के क्षेत्र हैं। और शीतोष्ण कटिबंध में घास के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? गेहूं का। तो आप यहाँ लिखो, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होगा? पंपाज क्षेत्रों में। और ये जो आपके घास के मैदान है पंपाज, ये मुख्य जगह है अर्जेंटीना में। कहाँ पर है?
अर्जेंटीना में है। तो बताओ अर्जेंटीना गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक हुआ कि नहीं हुआ दक्षिणी अमेरिका में? रटने की जरूरत नहीं है, तुम रटोगे। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक क्षेत्र अर्जेंटीना। अरे आपको पता है कि पंपाज घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंध में है और गेहूं सर्वाधिक शीतोष्ण कटिबंध में ही होता है। अपने भारत भी शीतोष्ण कटिबंध में है। दक्षिणी भारत में होता है कि गेहूं? केरल में गेहूं होता है क्या? क्यों? उष्ण कटिबंध में है केरल। केरल उष्ण कटिबंध में है, कर्नाटक उष्ण कटिबंध में है, तमिलनाडु उष्ण कटिबंध में है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा उष्ण कटिबंध में है, मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र उष्ण कटिबंध में है, मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंध में है, उड़ीसा उष्ण कटिबंध में है, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब किस में है? शीतोष्ण कटिबंध। बताओ सब जगह गेहूं होता है कि नहीं होता? फिर रटने की जरूरत कहाँ है? आपसे कहते कि यहाँ गेहूं होगा क्या? नहीं होगा। इन क्षेत्रों में चावल होंगे। आप देखो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, सब जगह चावल होता है। तो उष्ण कटिबंध में चावल होगा और यहाँ पर क्या है? शीतोष्ण कटिबंध में आपके गेहूं। तो क्षेत्र कहाँ है ये? शीतोष्ण कटिबंध, गेहूं का उत्पादन अर्जेंटीना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साथ के साथ याद हो जाएगा। उसके बाद डालो आप, देखो यहां ये ब्राजील का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ब्राजील का। इस ब्राजील के क्षेत्र में आपके कंपोज मिक्स मत कर देना। ये पंपाज है, वो कंपोज है, मिक्स ही मत करना। कंपोज, कटिंगाज और सेराडोस, ये वनस्पति मिलती है कहाँ पर? ब्राजील के क्षेत्रों में ये वनस्पति मिलती है आपके जब आप अफ्रीका पढ़ोगे आगे, जब आप अफ्रीका पढ़ोगे तो वहाँ एक वनस्पति पढ़ोगे, सवाना वनस्पति। कौन सी वनस्पति? सवाना। तो इस कंपोज और कटिंगाज के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है कि ये विश्व की किस वनस्पति के समान है? समान है तो सवाना। सवाना जैसे लिख सकते हो, सवाना जैसे क्षेत्र हैं वो मिलेंगे कहाँ? सवाना मिलेंगे आपके अफ्रीका में। लेकिन आपके कंपोज, कटिंगाज, सेराडोस कहाँ हैं? ब्राजील में। कैसे हैं? सवाना जैसे हैं। आगे बढ़ो आप, तो यहां पर आपके वन हैं जिनका नाम है ग्रान चाको। देखो ग्रान चाको शब्द स्पेनिश भाषा का है। किस भाषा का है? स्पेनिश भाषा का है। ग्रान चाको शब्द स्पेनिश भाषा का है जिसका अर्थ होता है आखेट की भूमि। क्या होता है अर्थ? आखेट की भूमि। आखेट भूमि होता है इसका अर्थ। ग्रान चाको स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? आखेट भूमि। लेकिन इस ग्रान चाको मैदान के संदर्भ में आपको फिर एक चीज याद रखनी है। यहां एक बहुत अच्छा वृक्ष मिलता है जिसका नाम है क्वेब्रेको। कौन सा? क्वेब्रेको। देखो दक्षिणी अमेरिका कितनी विशेषता लेके पड़ा है। सबसे हल्का वृक्ष भी यही मिलता है, क्वेब्रेको। और विश्व का सबसे कठोर वृक्ष भी यही मिलता है। सॉरी, सबसे हल्का वृक्ष बालसा, जो कहाँ मिलता है? सेलबाज वनों में। ग्रान चाको मैदान में यहाँ विश्व का सबसे कठोर वृक्ष मिलता है, क्वेब्रेको। इस वृक्ष को कुल्हाड़ी तोड़ वृक्ष भी बोलते हैं। इसको संज्ञा दी जाती है कुल्हाड़ी तोड़ वृक्ष।
बताओ है ना, सबसे हल्का वृक्ष भी यही है और सबसे मजबूत वृक्ष भी यही है। कब्बे ब्रोको आप कहाँ पर मिलेगा? ग्रांड चाको मैदान में। ठीक है, अगला घास के मैदान कौन सा रह गए बताओ? मोन्टाना रह गए। क्या रह गए? मोन्टाना। इस क्षेत्र पर यहां पर मोन्टाना भी है। मोन्टाना शायद मैंने आपको लिखाया था, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर। हाँ, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे सहारे जो आपके वृक्ष मिलते हैं वो क्या कहलाएंगे? मोन्टाना कहलाएंगे। ये दक्षिणी अमेरिका के संपूर्ण वृक्ष और घास के मैदान हैं जो आपको याद रखने हैं। कन्फ्यूजन तो नहीं होगा? मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। आ गए ना? तो डालो दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख वन एवं वनस्पति। दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख वन एवं वनस्पति। सबसे पहले डालो सेलवाज वन। सबसे पहले डालना है सेलवाज वन। बस लिखा जल्दी करो तुम लोग। सेलवाज में लिखो। ये दक्षिणी अमेरिका के विषुवत रेखीय क्षेत्रों में मिलते हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में मिलते हैं। दक्षिणी अमेरिका के विषुवत रेखीय क्षेत्रों में मिलते हैं। अगला पॉइंट, इन वनों के क्षेत्रों में रोजाना संवहनीय वर्षा होती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है। वर्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो यह कौन सी वर्षा हो रही है? संवहनीय वर्षा। यहाँ रोजाना संवहनीय वर्षा होती है। अगला पॉइंट, विश्व स्तर पर इन वनों को विषुवत रेखीय सदाबहार वन कहा जाता है। विश्व स्तर पर इन वनों को विषुवत रेखीय सदाबहार वन कहा जाता है। अगला पॉइंट, ये वन विश्व के सबसे बड़े ये वन स्थल के सबसे बड़े कार्बन कुंड हैं। ये वन स्थल के सबसे बड़े कार्बन कुंड हैं। अगला पॉइंट, क्योंकि ये वन अपना भोजन बनाने के लिए CO2 गैस को ऑब्जर्व करते हैं। CO2 गैस लेते हैं, ऐसे कर लेना, का उपयोग करते हैं। CO2 गैस का उपयोग करते हैं। एवं बदले में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। नीचे अगली लाइन लिखना, इन वनों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। पृथ्वी फेफड़े से मतलब क्या है आपका? जैसे हम CO2 हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2
छोड़ते हैं तो अपना स्पंज करता है ना, तो ये वन क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेना और छोड़ना, इसलिए इनको क्या कहा गया है, पृथ्वी के फेफड़े। अगला पॉइंट, इन वनों को प्राकृतिक रबर का घर भी कहा जाता है। इन वनों को प्राकृतिक रबर का घर भी कहा जाता है। इन वनों को प्राकृतिक रबर का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर विश्व की सबसे हल्की लकड़ी, यहाँ पर विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वालसा मिलती है। वालसा मिलती है। जो नाव बनाने के काम आती है। जो नाव बनाने के काम आती है। क्या बनाने के काम आती है, नाव बनाने के काम आती है। अगला पॉइंट, इन वनों में सिनकोना, इन वनों में सिनकोना, सिनकोना, महोगनी, महोगनी, रोजवुड, इन वनों में सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, चिकिल, चिकिल वृक्षों की प्रधानता है। चिकिल वृक्षों की प्रधानता है। नीचे नोट लगा के लिख लेना, सिनकोना से कोनेन नामक दवाई, सिनकोना से कोनेन नामक दवाई, जबकि चिकिल से च्युइंगम बनाया जाता है। सिनकोना से कोनेन नामक दवाई, जबकि चिकिल से च्युइंगम बनाया जाता है। च्युइंगम नहीं लिखा हमारा, क्या लिख दिया, वेरी गुड। उसके बाद दूसरे वन डालो, लानोज। कौन से वन, लानोज वन। लिखो, दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में उष्ण कटिबंधीय वनों को, दक्षिणी अमेरिका में उष्ण कटिबंधीय वनों को लानोज कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय वन क्या कहलाते हैं, लानोज। अरे ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा। अभी तो दक्षिणी अमेरिका 5 दिन और चलेगा, कम से कम हर महाद्वीप 10-10 घंटे चलेगा। तभी तो आपको लगना चाहिए कि हाँ अभी दक्षिणी अमेरिका घूम के आए हम। लग रहा है ना कि दक्षिणी अमेरिका घूम के आए, अभी 5 दिन और घूमेंगे तो लग जाएगा बिल्कुल। फिर अफ्रीका चलेंगे। अगला पॉइंट लिखो, पंपाज घास के मैदान, पंपाज घास के मैदान, पंपाज घास के मैदान। लानोज में एक लाइन और लिख लेना आप, एक लाइन और लिख लेना लानोज में। ओरोनिको नदी के क्षेत्रों में अधिकांश वृक्ष मिलते हैं। ये ओरोनिको नदी, यहाँ ओरोनिको नदी, जब नदी पढ़ेंगे जब बताऊंगा, यहाँ ओरोनिको नदी बहती है यूं, हाँ ओरोनिको नदी। वेनेजुएला में तो बहती है ओरोनिको नदी, हाँ। तो ओरोनिको नदी के क्षेत्र में अधिकांश मिलते हैं। तो क्या पता क्वेश्चन पूछ ले कि ओरोनिको नदी के क्षेत्र में अधिकांश कौन से वन मिलते हैं, लानोज।
वापस पंपाज पे आओ। देखो, दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को, दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को पंपाज कहा जाता है। क्या कहते हैं? पंपाज कहा जाता है। अगला पॉइंट, ये घास के मैदान मुख्यतः अर्जेंटीना में स्थित हैं। अर्जेंटीना में स्थित हैं। अगला, पंपाज शब्द स्पेनिश भाषा का शब्द है। पंपाज शब्द स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है विस्तृत घास के मैदान। पंपाज शब्द स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है घास के विस्तृत मैदान। इस क्षेत्र में चरनोजम प्रकार की मिट्टी मिलती है। चरनोजम, इस क्षेत्र में चरनोजम मृदा मिलती है। कौन सी मृदा मिलती है? चरनोजम मृदा मिलती है। चरनोजम मृदा को आप ऐसे समझ सकते हो कि अपने यहाँ जो काली मिट्टी है ना, वो वहाँ चरनोजम है। सिर्फ इतना याद रखो, काली मिट्टी जैसी है, और कुछ याद नहीं रखना। जब मिट्टी पढ़ेंगे, चरनोजम मिट्टी पढ़ेंगे, तब बता देंगे। मिट्टियाँ पढ़ेंगे, विश्व की मिट्टियाँ पढ़ेंगे तो सारी मिट्टियाँ आ जाएंगी। तो चरनोजम मृदा भारत की किस मृदा जैसी है? काली मृदा जैसी। अगला पॉइंट लिखो, इस क्षेत्र में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। इसलिए अर्जेंटीना इस महाद्वीप का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। लिख लिया सबने? अगला पॉइंट, इस क्षेत्र में छोटी छोटी पोषण युक्त घास मिलती है। जिसे अल्फाका या अल्फा कहा जाता है। अल्फाका या अल्फा कहा जाता है। पशुओं के लिए पौष्टिक होती है। जैसे अपने सेवण, दामन, मुराल मिलती है ना घास, ऐसे यहाँ कौन सी घास है? अल्फाका या अल्फा, जो पशुओं के लिए खाने के लिए पौष्टिक होती है। उसके बाद डालो आप ग्रान चाको। ग्रान चाको
इसमें देखो स्पेनिश भाषा का शब्द है, ग्रान चाको स्पेनिश भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ होता है आखेट की भूमि। जिसका अर्थ होता है आखेट की भूमि। आखेट मतलब शिकार करने का, शिकारागाह। अगला पॉइंट, अर्जेंटीना में ग्रान चाको को चाको मैदान के नाम से भी जानते हैं। चाको मैदान के नाम से भी जानते हैं। चाको मैदान आए तो भी ग्रान चाको आए तो भी ग्रान चाको। अगला इसके संदर्भ में एक और है ना, ये क्या अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना ये रहा यहां पर, क्या अगला लिखो, इस क्षेत्र में विश्व का सबसे कठोर वृक्ष, इस क्षेत्र में विश्व का सबसे कठोर वृक्ष कवे ब्रेको मिलता है। विश्व का सबसे कठोर वृक्ष कवे ब्रेको मिलता है, जिसे कुल्हाड़ी तोड़ वृक्ष भी कहा जाता है। जिसे कुल्हाड़ी तोड़ वृक्ष भी कहा जाता है। कौन सा वृक्ष? कुल्हाड़ी तोड़ वृक्ष। उसके बाद डालो आप अगला घास का मैदान, मोंटाना। मोंटाना, इसमें लिखना है दक्षिणी अमेरिका में स्थित, दक्षिणी अमेरिका में स्थित, दक्षिणी अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर स्थित वनों को, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर स्थित वनों को मोंटाना कहा जाता है। मोंटाना कहा जाता है। उसके बाद ये तीनों एक साथ डाल लो, कंपोज, कटिंगाज, सेराडोस। कंपोज, कटिंगाज और सेराडोस। लिखो ब्राजील में स्थित सवाना प्रकार की वनस्पति है। ब्राजील में स्थित सवाना प्रकार की वनस्पति है। यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ, यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ और छितराए वृक्ष मिलते हैं। छितराए मतलब बिखरे हुए, छोटी छोटी झाड़ियाँ और बिखरे हुए वृक्ष मिलते हैं।
आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, मैं कभी तो वन कह रहा हूँ, कभी वनस्पति कह रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा? वन और वनस्पति में कोई कन्फ्यूजन है क्या? एक ही है दोनों, अलग अलग हैं? वन और वनस्पति दोनों अलग अलग हैं या एक ही है? अलग अलग हैं। वन और वनस्पति ये शब्द बार बार आ रहे हैं। वनस्पति के अंदर वन आते हैं, वन के अंदर वनस्पति नहीं आती। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आगे समझ में। वन के अंदर वनस्पति नहीं आती, वनस्पति के अंदर वन आते हैं। वनस्पति में आपके झाड़ियाँ, लताएं, वनस्पति में यहाँ तक जो आप फसलें करते हो वो सब वनस्पति में आती हैं, और वन अलग होते हैं। इसलिए जहाँ वन का शब्द उपयोग हो रहा है तो समझो वहाँ कठोर वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, और जहाँ वनस्पति है मतलब झाड़ियाँ भी हो सकती हैं, घास भी हो सकती है, और वृक्ष भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है हमने? वन और छितराए हुए वृक्ष मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पूरे वन हो गए। अब इसके संदर्भ में आपको देखो पेपरों में एक तो ये और एक ये अधिकांश आएंगे। मिलान करने के लिए आ सकता है। एक तरफ दे दिए घास के मैदान, संपूर्ण विश्व के 4 दे दिए, जैसे पंपाज दे दिया, ठीक है, सवाना दे दिया, ठीक है, और आपके और कोई भी दे दिया। तो आपको मिलान करवाएगा भाई कि किस महाद्वीप का कौन सा है, या फिर मिलान करवाएगा आपस में एक दूसरे से। पंपाज या फिर दे दिया कि दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहते हैं। क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया तो वो ऐसे जरूर देगा, दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? लानोज, कटिंगाज, पंपाज, ऐसे। तो क्या कहेंगे? पंपाज। दक्षिणी अमेरिका में तो कटिंगाज भी हैं, लानोज भी हैं, लेकिन वो उष्ण कटिबंध में हैं। तो पूछ क्या रहा है? शीतोष्ण कटिबंध। ये पूरा समझ में आ गया, ठीक है। अगली क्लास होगी वो होगी आपके स्थानीय पवनों की। किसकी? स्थानीय पवन है, ठीक है। थैंक यू।